व्हाट कैन बी डन है ना, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा। पिछले साल प्रैक्टिकल नहीं हुए ना, बट प्रैक्टिकल के लिए तुम निश्चिंत रहो, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिकल्स बिल्कुल इजीली होते हैं, आपको बस थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। देखिए, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आना चाहिए। और बिलीव में बेटा, आप बच्चों को प्रैक्टिकल एक बार सिखा दिया जाता है कैसे परफॉर्म करना है, तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो जिसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आता है, उसे प्रैक्टिकल में 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। सॉरी बेटा, बट हाँ, यदि सॉरी, यदि आपको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना नहीं आता, फिर डरने की बात है। तो बेटा एक बार जैसे स्कूल खुलेंगे, आपको प्रैक्टिकल सिखा दिए जाएंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे रीडिंग लेनी है, कैसे मीटर ब्रिज की रीडिंग लेनी है, कैसे ओम्स लॉ की रीडिंग लेनी है, कैसे टाइट्रेशन की रीडिंग लेनी है। वंस यू विल लर्न दैट, एक एक बार प्रैक्टिस करने की नीड है, पूरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा, कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी हमको। क्लियर? तो प्रैक्टिकल कंसर्न नहीं है, 1% प्रैक्टिकल को कंसर्न मत मानो। प्रैक्टिकल तो बेटा बस आपको सीखना है, ये मन में रखो। एक बार भी परफॉर्म कर लिया ना एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स फिक्स है। तो प्रैक्टिकल इज नॉट अ वरी। चिंता करनी है तो बेटा आपकी जो कोर्स चल रहा है, जो पढ़ाई चल रही है, उसकी चिंता करो आप सभी की, उसमें कैसे अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि वही सबसे सर बड़ा दो दो कंसर्न है। प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं तो। हाँ, वो सब तो देखो है ही बेटा, वो तो पहले भी होता था, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है, काम को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। पहले वही चीज़ थोड़ी बड़ी की जाती थी, अब उसको दो टुकड़ों में करके कर रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ चेंज आ गई है आपके लिए। देर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है। सिलेबस वाइज बेटा, जो सीबीएसई का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ आपसे, और मैं आई बिलीव कि शायद और बोर्ड्स भी उसी को फॉलो करेंगे। तो बेटा थोड़ा वेट करते हैं, आईसीएसई वाले बच्चों का भी थोड़े टाइम में आ जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था, जैसा सीबीएसई ने दिया था वैसा ही अदर बोर्ड्स ने भी फॉलो अप किया था। तो व्हाट आई फील, एक तो बेटा पहली बात, सीबीएसई ने जो चैप्टर पिछले साल हटाए थे उनको रिमूव ही रखा है। तो जो रिड्यूस सिलेबस पिछले साल वही यूज हो रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है बेटा, आईसीएसई वाले बच्चों का भी यही सिलेबस होगा। जो सिलेबस अभी उन्होंने दिया है, आई बिलीव कि वो चेंज करेंगे वो, और नहीं भी करेंगे तो हमें उसके लिए डरने की जरूरत नहीं रहेगी, हम इजीली बेटा उसको मैनेज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है हमको? स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस तो सर। आईसीएसई और सीबीएसई का करंट जो डिफरेंस वो केमिस्ट्री में है बेटा, फिजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, फिजिक्स में वही है। बट आईसीएसई ने जो करंट रिड्यूस सिलेबस दिया है, उसमें फिजिक्स मेटालर्जी उन्होंने इंक्लूड किया है केमिस्ट्री में। मुझे लगता है कि ये हट जाना चाहिए, मेटालर्जी और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये दोनों हटेंगे मुझे जहां तक लगता है। वो जैसे जैसे ही थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह वो फाइनल करके प्रोवाइड कर देंगे आप कुछ ही दिन में, तो हमें पता चल जाएगा। वैसे भी हमें जल्दी नहीं है बेटा, इजीली हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। केमिस्ट्री में वी आर टेकिंग 3 चैप्टर्स फ्रॉम द टर्म 1 सिलेबस ऑफ सीबीएसई, जिसे एक चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, और उसके अलावा बेटा एल्डिहाइड वाला और एक पी ब्लॉक वाला। तो ऐसा करके 2 से 3 चैप्टर लिखेंगे, दैट विल फिनिश्ड बाय अगस्त एंड मैक्सिमम साइड बेटा। तो अगस्त एंड तक आपका अच्छे से हो जाएगा। और केमिस्ट्री में तो हमारे और चैप्टर भी हो चुके होंगे, तो मुश्किल से केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी, अनटिल अनलेस यदि किसी और के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो बाकी फिजिक्स में हमारे केवल 2 चैप्टर बच रहे हैं अकॉर्डिंग टू टर्म 1, बट वी विल स्टडी 1 और 2 मोर चैप्टर्स, क्योंकि बाद में बर्डन ना आए, तो हम 2 चैप्टर लगभग और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उससे पहले। बेटा अकॉर्डिंग टू मी वी हैव इनफ टाइम, क्योंकि हम एटलीस्ट सितंबर तक अपना कंटिन्यूअस स्टडी रख सकते हैं। उसके बाद हम अक्टूबर नवंबर प्योर टर्म 1, यदि आपका सबका डिसाइड हो भी जाएगा, अक्टूबर नवंबर में हम प्योर प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। तो हम ये शेड्यूल अक्टूबर नवंबर का रखेंगे। तो मेरे ख्याल से जो बच्चा वाकई में अच्छे से फॉलो करेगा, उसके बहुत एक्सेप्शनल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम वी हैव टाइम, और ये सबसे बड़ा सर फायदा है सबसे हमारे अच्छी पास। बात है 50-50% आ रहा है। हाँ, देट इज ऑल्सो गुड ना। तो बेटा जो भी बिलीव मी, सितंबर तक भी यदि हम अच्छे से रेगुलर स्टडी करेंगे, तो फिर दो तीन चैप्टर चीज़ों में छूटेंगे, वो हम फिर टर्म 1 के बाद में कर लेंगे। और शायद तब तक बेटा आईसीएसई का भी फाइनलाइजेशन आ जाएगा, सबका आ जाएगा। तो इवन इफ वी पुट 1.5 मंथ और 2 मंथ्स फॉर द कंप्लीट एग्जामिनेशन बेटा,
शेड्यूल्ड प्रिपरेशन, जिसमें हम मतलब प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। क्लास में मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको, ऑफलाइन जैसे क्लास चलेगी तो ऑफलाइन में यदि, तो वो रिवीजन में पूरा ऑब्जेक्टिव पर्पस से लूंगा कि ऑब्जेक्टिव बेसिस पे क्या रिवीजन रहने वाला है, अपना ऑब्जेक्टिव पैटर्न को लेके ही मतलब चैप्टर पढ़ेंगे हम, और फिर टेस्ट अपना ऑब्जेक्टिव रख लेंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत अच्छी होलिस्टिक प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। वी हैव इनफ टाइम फॉर दैट। तो तुम्हारी केवल एक ही चिंता है बेटा, सारी चिंताएं मेरे ऊपर रहने दो तुम, और सब चीज़ों की जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ो बस, और काम करो बस अपना। दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बाकी सारे मैं कर लूँगा। मैं तो जितना बेटा मैं करवा दूंगा ना, उससे तुम इतना अच्छा कर जाओगे जिसकी तुम्हें खुद को एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा एफर्ट, क्योंकि मेरे करने से नहीं होगा। तो अभी तुमसे केवल इतना है, क्या सिलेबस चेंज हो रहा है, कहाँ से क्या न्यूज आ रही है, किसने कुछ बोल दिया, किसने कुछ बोल दिया। प्लीज़ डू नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। जो चीज़ सिखाई जा रही है, जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, उसे पढ़ो। यदि आप उसे पढ़ लोगे, उसे कर लोगे, तो आपको किसी लेवल पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतने टाइम में तो बेटा आपको यदि 1.5 महीना भी हमें मिलता है, तो जितना टर्म 1 का सिलेबस डिसाइड हुआ है मैं सब कुछ करे एक तरह से दोबारा पढ़ा दूंगा। मतलब एक तरह से बिल्कुल अच्छे से अपन दोबारा पढ़ लेंगे उसको विद द फुल फ्लेश थिंग्स, मतलब अच्छे से उसके ऑब्जेक्टिव पैटर्न को ध्यान में रखते हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेनी, वी आर इन वेरी गुड सिचुएशन। यदि अभी तक हम 50-60% के लेवल पे भी स्टैंड करते हैं आप बच्चे, कि सर हमें जितना पढ़ाया गया उसका 50-60% भी हमने सीखा है, तो वो इजीली 90 से ऊपर पहुंच जाएगा, थोड़ा अच्छे से मेहनत करेंगे तो। और मेरे ख्याल से लास्ट में बेटा सब मेहनत कर जाते हैं, ये भी तुमको पता है ना। लास्ट के जो महीना भर होता है ना, 15 दिन महीने भर, उसमें सब बच्चे मेहनत करके अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा काम हो गया। और बेटा एज सून एज, मैंने पहले भी बोला है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, एज सून एज वी विल स्टार्ट विद द ऑफलाइन क्लासेज ऑल्सो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और सब बच्चे, एक बस हमें प्रोटेक्शन की नीड होती है, एक ध्यान रखना होता है बेटा, प्रिकॉशंस की नीड होती है हमें, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। स्कूल्स भी स्टार्ट होंगे ही होंगे होपफुली, और आपको शायद 12th वाले बच्चों को तो स्पेशली बुलाया ही जाएगा जल्द से जल्द। कुछ बच्चे कहे सर कोरोना है, ये बेटा देखो है सब जगह, बट आईसीएमआर की जो स्टडी हुई है उसमें भी आपने देखा है कि बहुत ही मतलब अच्छी एंटीबॉडीज वगैरह बन चुकी है, इवन बहुत सारे बच्चों में, उन्होंने जो रिसर्च कंडक्ट किया और बाकी सब भी कंडक्ट हो रहा है। तो सेफ्टी इज फर्स्ट, सेफ्टी रखेंगे तो कोई वरी की बात नहीं है, हमें सेफ्टी रखनी है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। और बाकी देखो बेटा, होने को कैसे भी कुछ भी हो सकता है। पिछले साल की बात बताऊं तो 12th का बैच था, उसमें वो वन स्टूडेंट, कृष्ण नाम से स्टूडेंट था बेटा, है ना, एनएमएस से, निर्जा मोदी से अपना। तो हुआ क्या था, मैं आपको काफ़ी स्ट्रेंज लगेगी घटना, बट तो बेटा उस बच्चे का अपने कोचिंग पे ऑफलाइन होने पे हमेशा आते थे बच्चे, 12th के बच्चे जैसे। तो वो बच्चा अपने फेयरवेल पार्टी हो गई थी, तुम्हें पता होगा फेयरवेल पार्टीज रखी गई थी, तो अपने क्या कोचिंग पे तो बेटा फिर भी अपन थोड़ा रेगुलेशन रखते हैं, बच्चे ध्यान रखते हैं, या सैनिटाइज कर लिया। अब फेयरवेल पार्टी में उन्होंने क्या, ग्रुप गया था और उन्होंने किसी ने ध्यान वान नहीं रखा, उसके बाद ही सफर्ड फ्रॉम कोविड। बट जब ये सिचुएशन थी तब भी अपने कोचिंग पे इसके अलावा किसी बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं था, भले रोज वो बातचीत करते थे, रोज बैठते थे मतलब साथ में, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अनटिल अनलेस आप केयरफुल हो। अब वहाँ पे तो लापरवाही इतनी कर दी इन्होंने कि दिक्कत हुई, बट अदर देन दिस किसी को कोई केस नहीं था। इवन वो साथ में थे उससे पहले तक, उसके बाद में भी ऐसा समझ लो कि 1-2 दिन वो साथ थे, बट इट वॉज टोटली फाइन, क्योंकि जब तक आपका कॉन्टेक्ट या बेटा आप चला के कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो तब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। और अब तो बड़े बच्चों आप सब समझदार हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसको हमें टेक केयर रख के सारा फॉलो अप करना है। चलिए तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं। सून और बोर्ड्स का भी आ जाएगा बेटा, और आज रिजल्ट भी आने वाला है। मैंने पहले भी पूछा, किसी का कोई नॉन है सीबीएसई आई? यस सर। है तो बता बेटा, बताना कैसा क्या रिजल्ट रहा। आरबीएसई का भी रिजल्ट आएगा शायद आज, तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। एनीवेज चलो बेटा शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने फटाफट से क्यूरी टेम्परेचर पे एंड किया था। क्यूरी टेम्परेचर क्या था, वो टेम्परेचर जिसपे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है बेटा। अब ये होता कैसे है वो सब मुझे तुम्हें समझाना था, वो तो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा बेटा आपको। पहले हम समझे टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेट्स। बेटा फेरोमैग्नेट्स के टाइप क्या होते हैं। तो बेटा पहला टाइप होता है हार्ड फेरोमैग्नेट्स,
When external field is removed, magnetization persists. These are called hard ferromagnets. तो बेटा ऐसे मैग्नेट्स जिनको यदि हम मैग्नेटिक मटेरियल जिनको बनाने के लिए हम मैग्नेट बनाने के लिए जो फील्ड लगाते हैं एक्सटर्नल, उसको रिमूव करने के बाद भी उनमें मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं होता उनका, फील्ड को रिमूव कर दें हम पूरा भी तो ऐसे सब्सटेंसेज को बोला जाता है हार्ड फेरोमैग्नेट्स। फॉर एग्जांपल अल्निको, ये अलॉय होता है बेटा, आपको पता होगा, और आयोडिक स्टोन बेटा करके एक पत्थर का नाम है एक तरह से, वो तो ये दो सब्सटेंस होते हैं, मतलब दो तरह के, मतलब एक मटेरियल टाइप से समझो जो हमारे काम में आता है। अदर देन दिस सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर्स। These are called soft ferromagnets. For example, soft iron, cobalt, nickel, gadolinium, etc. तो ये सब्सटेंसेज ऐसे है बेटा जो हमारे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की कैटेगरी में आते हैं। बहुत बेसिक सा डिस्टिंक्शन है। हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जिनमें यदि मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया जाए तो भी मैग्नेटाइजेशन बरकरार रह जाता है, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने पे भी मैग्नेटाइजेशन हट जाता है मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के साथ, वी कॉल एज सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। गुड बेटा, फटाफट से इसको लिख लो जल्दी से, जस्ट राइट इट डाउन क्विकली। Lots of students are absent also. डन बेटा? यस सर। चलो बेटा, अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीजें समझाने जा रहा हूँ कि कैसे काम करती है चीजें, कैसे बेटा सारी चीजें होती है। हम ध्यान दे बेटा, कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक है या नहीं ये डिपेंड करता है, और कितना अच्छा मैग्नेट है डिपेंड करता है उसके इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स के अलाइन पे बेटा। ठीक है, तो मैग्नेट कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है उसके इंडिविजुअल जो मोमेंट्स होते हैं उनके अलाइन पे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ बेटा, लिखना क्या है वो आगे आएगा सब। कैसे समझो बेटू, ध्यान से देखो, हमारे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है कि सपोज करो कि जैसे कोई मैग्नेट था, उस मैग्नेट में कुछ डोमेन, कुछ इंडिविजुअल मोमेंट्स ऐसे होंगे, कुछ इधर होंगे ऐसे, ठीक है बेटा, और इन सबका जब नेट वेक्टर सम करेंगे हम, नेट सम जो आएगा बेटा इंडिविजुअल मोमेंट्स वो जीरो के बराबर आ जाता है। इसी तरह बेटा जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, कहानी को ध्यान से समझना, देखो आपको कुछ अच्छा समझने को मिलेगा। उसमें क्या होता है कि रेंडम तो अलाइन सब में ही होते हैं, बट इस अलाइनमेंट का जो इफेक्ट आता है ना वो किसी एक तरफ ज्यादा आता है। मतलब सपोज करो कि इस तरफ ज्यादा इफेक्ट आ गया इसका थोड़ा सा, तो नेट सम इनका जीरो नहीं होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक होंगे उनका नेट सम और भी ज्यादा होता है, लार्ज होता है, उनका इफेक्ट ज्यादा आता है। अब समझिए कि कहानी क्या होती है बेटू, ध्यान से देखना। सपोज करो हमारे पास एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल था ऐसे बेटा, जिसके डोमेन्स वगैरह चारों तरफ अलाइन थे, ऐसे रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, या डायमैग्नेटिक समझ लो, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या किया बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेट बनाने के लिए। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया बेटा, इसको मैग्नेट बनाने के लिए हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई कर दिया।
ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है बेटा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया इस पर, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा। सोचो जरा कि क्या होगा बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से। बेटा ये इंडिविजुअल जो मोमेंट्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ये जो मोमेंट्स है इसकी तरफ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ये इसकी तरफ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। ये इंडिविजुअल मोमेंट्स वो धीरे धीरे इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। बेटा एक लिमिट ऐसी आएगी जिस समय पे सारे मोमेंट्स एक ही तरफ हो जाएंगे, सारे इंडिविजुअल मोमेंट एक ही तरफ हो जाएंगे। एक बात बताओ मुझे, वो इंसिडेंट सारे मोमेंट्स एक तरफ हो गए, क्या उसके बाद मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा भी दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा कि इस मटेरियल पे। सोचो जरा ढंग से, ध्यान से समझे बेटा। आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक मोमेंट्स इधर आना शुरू हुए, आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, ये और आना शुरू हुए। बेटो एक लिमिट ऐसे आएगी जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये अलाइन हो रहे हैं, इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सारे मोमेंट्स एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। बेटा किसी भी मटेरियल के लिए इससे ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं हो सकता कि सारे मटेरियल एक ही डायरेक्शन में हो गए। और जब ऐसा हो जाता है तो इस सिचुएशन को बोला जाता है सेचुरेशन। इसको क्या बोला जाएगा बेटू, सेचुरेशन स्टेट। बात को समझ रहे हैं हम। yes, वापस समझो, किसी भी मटेरियल को यदि मैग्नेटिक बनाना है तो हम सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे मोमेंट्स, इंडिविजुअल मोमेंट एक तरफ अलाइन होना शुरू होते हैं। जैसे जैसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर का बढ़ेगा इनका अलाइनमेंट और अच्छा होगा, बट हमेशा एक लिमिट आ जाएगी जब सारे मोमेंट्स एक तरफ अलाइन हो जाएंगे, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड को कितना भी बढ़ा ले, इसका अंदर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा, इसका मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। उस इंसिडेंट को बोलते हैं हम सेचुरेशन। आ गया है, बात समझ आ रही है बेटा आपको। yes, हाँ, तो दिस इज सेचुरेशन। अब बेटू ध्यान से समझो क्या होगा। तो पहले तो ये सेचुरेशन समझ आया। अब हम समझे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। बेटा टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो क्या होता है। बेटा जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ इंटरनल मॉलिक्यूल्स के कोलिजन बढ़ जाते हैं बेटा। यहाँ तो कोलिजन बढ़ने से इनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हालांकि ये सब इंटरनल चीजें आपसे कोई पूछता नहीं, इतना डीप नॉलेज। तो कोलिजन्स बेटा फास्ट होते हैं। कोलिजन फास्ट होने की वजह से मोमेंट्स जो होते हैं वो और रेंडम हो जाते हैं। मोमेंट्स बिकम मोर रेंडम, और इनके और ज्यादा रेंडम होने की वजह से क्या होता है कि पहले मान लो बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, तो पैरामैग्नेटिक में कुछ तो मोमेंट आ रहा था, वो और ज्यादा रेंडम हुए, और जितना ज्यादा रेंडम होंगे वो डायमैग्नेटिक की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट खत्म होता जाएगा। तो अब सोचो क्या होगा। कोई फेरोमैग्नेटिक है, उसे यदि गर्म करेंगे तो उसके मोमेंट्स बेटा इरेगुलर होंगे, और इरेगुलर की वजह से वो पैरामैग्नेटिक की तरफ शिफ्ट होता जाता है। और इसको और ज्यादा हीट करो तो वो डाया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हालांकि डाया बनना बहुत मुश्किल होता है बेटा, बट शिफ्ट होते जाता है वो डायमैग्नेटिक की तरफ धीरे धीरे। तो क्या ये प्रोसेस थोड़ा सा समझ में आया आपको। yes, बेसिक बात आ रही है बेटा हमें समझ में कैसे कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से फेरोमैग्नेटिक के मोमेंट्स का अलाइनमेंट बेटा इरेगुलर होता है सबकी। कोई भी मटेरियल हो बेटा, आप खुद का हमारा एग्जाम्पल ले लो, हमें टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त थोड़ी होता है। ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें बहुत परेशानी होने लगती है, हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सेम थिंग हैपन्स विद द, क्यों होता है, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारी इंटरनल उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सिमिलरली यहाँ के इंटरनल मॉलिक्यूल उसको बर्दाश्त नहीं कम कर पाते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बिगड़ता है, और इन सब की वजह से बेटा ये अपना मैग्नेटिज्म बिहेवियर शिफ्ट कर जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद। थोड़ा समझ में आया हमको। yes, sir, चलो बेटू, तो वापस बताता हूँ क्या बेटू, कभी भी किसी को देखो मैग्नेट बनाना हो तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बट हमेशा एक लिमिट होती है, उस लिमिट को बोलते हैं सेचुरेशन। ये तो समझने की बात थी बेटा। फिर हम बात करें कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड लगा के इनको बनाया जा सकता है, अच्छा मैग्नेटिज्म लाया जा सकता है, तो मैग्नेटिज्म बिगाड़ा भी तो जा सकता है। तो कैसे, तो सर टेम्परेचर बढ़ाओ तो कोलिजन्स वगैरह इंक्रीज होकर वो बिगड़ जाता है पूरा।
तो ये बेसिक बात आप समझ गए होंगे। तो इतनी बात समझने के साथ बेटा हम हमारे फाइनल टॉपिक पे चलते हैं अपने सिलेबस के, दैट इज हिस्ट्री। ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है और थोड़ा अजीब भी है बेटा, ध्यान से समझना है इसको और ध्यान से देखना है हमें। व्हाट दिस सेज, द वर्ड हिस्ट्रेसिस मीन्स लेगिंग बिहाइंड, मतलब पीछे रह जाना बेटा। हिस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है कि किसी का पीछे रह जाना। द फिनोमिनन ऑफ लेगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m बिहाइंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी h, ठीक है बेटा। When a specimen of magnetic material is subjected to a cycle of magnetization is called hysteresis बेटा। तो काफी अजीब डेफिनेशन है, मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है, फिर तुम अपने मन से बना सकते हो, इसे डरने की जरूरत नहीं है ना। तो ध्यान से देखेंगे हम क्या कहानी होती है। तो बेटा इसको समझाने के लिए मैं फिर से एक बार 2 स्लाइड आगे चलता हूँ, फिर वो डेफिनेशन वगैरह पे चलेंगे अपन। हम हमारी पुरानी कहानी पे चलते हैं। क्या थी पुरानी कहानी, याद करें बेटा। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल लगते थे मैग्नेट बनाने के लिए, आ रहा है क्या याद है? Yes, sir. करंट लगाते थे बेटा, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता था। तो बेटा एक ग्राफ बनाया जाता है, देखो हमारे सामने बनाऊंगा। तो ग्राफ बनाया जाता है H, जिसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वर्सेज मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल की वजह से है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हुआ बेटा, ऐसा समझो। तो ये मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरह से, कंसिडर इट लाइक दैट, ठीक है बेटू। अब देखो क्या होगा, तुम खुद से सोच के बताओ क्या कहानी होगी, देखना। सपोज करो कि इनिशियली इस मैग्नेटिक फील्ड 0 था और H 0 है। H किसको बताता है, बाहर के करंट को बताता, मानते हो बेटा इस फ्री करंट को? H इनडायरेक्टली फ्री करंट को बताता था, मैंने एक्सप्लेन किया था क्या, सब एग्री करते हैं? Yes, sir. भूल गए क्या? सब भूल जाते हो बेटा, पूरा अच्छे से बना के किया था। देखो ये पर रिपीट हो गया। यहाँ पे H एक तरह का करंट ही होता है, फ्री करंट। M मैग्नेटाइजेशन भी एक तरह का फ्री करंट होता है। तो बेटा वो मैग्नेटाइजेशन को बता रहा है B कि अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और ये बता रहा है आपको उसके बारे में, आपके नॉर्मल H के लेके। तो बेटा ध्यान से समझना। बेटा मैं क्या करता हूँ, इस H को बढ़ाता हूँ इधर। H को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, मैं बाहर वाले करंट को कर रहा हूँ, आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. तो बेटा हम क्या करते हैं, देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आपको। हम H को इंक्रीज करते हैं, H को इंक्रीज करने के कोरिस्पॉन्ड आपका B इंक्रीज करेगा। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम H बढ़ाते हैं तो इसका B बढ़ता है। H बढ़ाने पे ऐसे आपको B देखने को मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं हम? ये देखने को मिलता है एक लिमिट के बाद जाके ये B बढ़ना बंद हो जाता है, एक लिमिट के बाद ये B जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, कौन समझाएगा? अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। Saturation point आ जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, मटेरियल का सेचुरेशन आ जाता है, उसके सारे मोमेंट्स अलाइन हो जाते हैं। तो आफ्टर सर्टेन वैल्यू H, आफ्टर a certain value of H, we do not increase, we do not increase. This situation is called saturation. मेरे ख्याल से सारी होगी बात जो समझाना चाह रहा हूँ बेटा। हुआ क्या, क्योंकि इसके बाद तुम B H कितना भी बढ़ा लो, सारे मोमेंट अलाइन हो चुके हैं, वो कहां से डी अलाइन होंगे? बात समझ गए क्या बेटा? जो सारे मोमेंट अलाइन हो गए वो तो अलाइन ही रह जाएंगे एक तरफ। गेटिंग है? Yes, sir. चलिए अब बिटू देखो क्या होता है। हम पहले तो H को बढ़ा रहे थे, अब हम H को घटाते हैं। H को घटाते हैं मतलब हमने H को घटाना शुरू किया, घटाना शुरू किया। बट हम देखते हैं कि जब H 0 कर दे वापस, मतलब इस बाहर के करंट को 0 कर दे वापस, तब भी मैग्नेटिक
बिहेवियर पूरी खत्म नहीं होता, मतलब भी बच जाता है बेटा। मैग्नेटिक बिहेवियर रह जाता है, पूरा खत्म नहीं होता है। ऐसा क्यों, कौन समझा सकता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? सोचो जरा। भाई जीरो से शुरू किया था और मैग्नेटिक बिहेवियर मैक्सिमम पहुंचा दिया, तो क्या वापस जीरो आने पे ये खत्म होना चाहिए था? बट ये होता नहीं है, क्यों, कौन समझाएगा? चलो बेटा मैं बताता हूं, देखो क्या होता है बेटा। सपोज करो कि शुरुआत में जीरो था बी, उस समय पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ध्यान से मेरी बात को अच्छे से, तुम समझ आ जाएगा लोगों को। मतलब ऐसे समझो, कुछ तो बेटा थे और कुछ बोलो था कि नहीं जीरो था, तो ऐसे समझो नेट, बात समझ रहे हो? बट तुमने बेटा क्या किया, एच को अप्लाई करके, मतलब बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके इस मटेरियल के मोमेंट्स बना दिया। पहले रैंडम थे वो, पहले वो सब रैंडम थे, बट तुमने सबको सपोज करो ऐसा बना दिया है। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, क्या इनमें से कुछ तो ऑलरेडी इस तरफ थे कि नहीं थे? मेरी बात समझ आ रही है क्या? यस सर। इनमें से कुछ ऑलरेडी इस तरफ थे, मतलब सपोर्टिव थे इनमें से कुछ, बट अब के बार तुम क्या चाहते हो? अब के बार इसको खत्म करने का मतलब है बेटा इन सबको रैंडम बनाना। तो सोचो, जब सारे रैंडम थे उनमें से कुछ तो इधर थे, तो जितना जोर लगा कि इनको एक तरफ करना हुआ, उतने जोर से बेटा वापस तुम इनको रैंडम नहीं बना सकते। दिस इज कॉमन सेंस, क्योंकि अब के बार सारे एक डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो इनको चेंज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। समझ आया हम लोगों को? यस सर। यस सर। तो इनको बेटा ध्यान से सुनो, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, तुम आराम से समझ जाओगे बेटा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज करो कि अपनी क्लास में बेटा, अब जैसे एक वेरिएशन आ जाएगा, यहाँ पे हम एक छोटी सी बात करें। लेट अस से कि हमारे क्लासरूम में चेयर थी बेटा, और चेयर्स मतलब रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कुछ का मुंह चेयर का इधर है बेटा, कुछ का इधर मुंह किया हुआ है चेयर ने, ठीक है, इस तरह से। मतलब मैं ये जो बना रहा हूँ ये चेयर का मुंह दिखा रहा है बेटा, कुछ का ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। मैं तुमको बोलता हूँ चेयर का मुंह इधर कर दो, ठीक है बेटा? तो ध्यान से सुनना, सारी चेयर का मुंह इधर करने में हो सकता है तुम्हें क्या दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ चेयर तो क्या पता पहले ही हो, और कुछ जो कम थी उनको करने में ऐसा नहीं हो। बट अब ध्यान से सुनना, सारी चेयर का मुंह बेटा इधर है, मतलब सारी चेयर एक तरफ है। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि इन सारी चेयर के मुंह को ऐसे करो कि मतलब ऐसा समझो कि इनका सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे, मतलब इनका ओरिएंटेशन। दिस इज डिफिकल्ट टास्क बेटा। जो ऑर्डर में है ना उसको बिगाड़ना बहुत डिफिकल्ट है, जो पहले से बिगड़ा हुआ है उसको तो क्या पता किसी तरह से आसानी से ऑर्डर में ला सकते हैं, क्योंकि वो रेंडमनेस है। तो एक थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेवियर भी, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एच इवन आफ्टर द एच बिकम्स जीरो, द मैग्नेटिक बिहेवियर परसिस्ट। दिस सिचुएशन इज नॉन एज रिटेंटिविटी, कि बेटा इसने मैग्नेटिक बिहेवियर को रिटेन कर लिया, तो दिस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है हमको? वापस रिपीट करता हूं, मटेरियल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू किया, मैं बाहर का एक्सटर्नल, उससे उसमें मैग्नेटिक अलाइनमेंट हुआ, एक लिमिट के बाद अलाइन हो गए सारे, तो उसके बाद कितना ही एच बढ़ाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट लिमिट इज सैचुरेशन। उसके बाद हमने एच को घटाया, घटाते घटाते जीरो कर दिया, तो भी बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर रह गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। अब बेटा तुमने क्या किया, बैटरी को डायरेक्शन को बदल दी, मतलब अब तुमने बेटा बैटरी डायरेक्शन ऐसे बदल दी, और उसके बाद तुमने मैग्नेट मतलब बनाने का वो किया, तो अब के बार एच को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू किया। तो बेटा एच को नेगेटिव डायरेक्शन में किया मैंने इस तरफ, तो धीरे धीरे सारे अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब फिर से सारे जीरो हो जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में एच की वैल्यू के लिए। मेरी बात समझ आ रही है सबको? बेटा यस सर। नेगेटिव तरफ उल्टा कर आया, तो पहले तो ये पूरे नहीं हो पाए थे, बट अब जब उल्टा कर दिया, जो थोड़े रह गए, मान लो ऐसे जो रह गए थे उनका भी रेंडम मोशन उल्टी डायरेक्शन में घूमे, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया है मानो किसी लेवल पे। तो जिस लेवल पे नेट इफेक्ट जीरो होता है बेटा नेगेटिव वैल्यू के लिए, इस
सिचुएशन को, इस पॉइंट को बोला जाता है कोर्सिविटी, वी कॉल इट कोर्सिविटी। नाम है बेटा, कुछ नहीं कर सकते। अब आगे क्या होगा सोचो जरा, नेगेटिव में बढ़ाते रहूंगा तो क्या एक मोमेंट ऐसा आएगा, सॉरी, जब बेटा नेगेटिव बढ़ाऊंगा तो एक मोमेंट आपका ऐसा आएगा, और बढ़ाते जाओ नेगेटिव में, एक मोमेंट आपका ऐसा आएगा जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मानते हो बात को? तो बेटा नेगेटिव में Yes, sir. नेगेटिव सेपरेशन आ जाएगा थोड़ी देर बाद यहाँ पे, उसके बाद फिर से घटाओ, तो रिटेन मिलेगा, फिर से आएगा। तो इस तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं। और ये जो पूरा चक्कर जो होता है बेटा, इस पूरे चक्कर, इस पूरे को हम स्ट्रेसेस बोलते हैं। पूरा मतलब पूरे जो हम मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो इस पूरे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज की प्रोसेस को हम एक हिस्ट्रेसिस साइकिल बोल देते हैं। तो ये पूरा हिस्ट्रेसिस का काम है, इसको हिस्ट्रेसिस बोलते हैं। तो इसमें बेटा लेगिंग बिहाइंड कहाँ आ रही है, ये वाला पार्ट, कि आपका इसको जब मैग्नेट आ जाता है तो एच को खत्म करने पर भी मैग्नेटिज्म रह जाता है, तो मैग्नेटिज्म आपका बिहाइंड रह रहा है, तो उसी को हम हिस्ट्रेसिस वर्ड से जानते हैं, और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? मेरे ख्याल से बेटा कहानी जो समझाई वो समझ आ गई होगी बच्चों को। मेक Yes, sir. सेंस? आई बिलीव बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है हमको? Yes, sir. चलिए बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तो अब कहानी को अब समझो बेटा, जो यहाँ लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो बेटू, द कर्व शोन वुड वेरी फॉर डिफरेंट मटेरियल। अच्छा, ये कर्व बेटा डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होते हैं। क्यों? हो सकता है किसी के लिए बेटा एच की बहुत ज्यादा वैल्यू पे है सैचुरेशन आए, किसी के लिए एच की वैल्यू पे ही सैचुरेशन आ जाए, तो ये सब मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं बेटा। नाउ प्लेस इन अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल इनसाइड द सोलेनोइड, इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनोइड। ये वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई बेटा, ये एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ करके बता दिया, मैं इंक्रीज करो उसको, वही सब लिखा हुआ है बेटा जो वहां पे बताया गया है। इंक्रीज द करंट थ्रू द सोलेनोइड, दिस इंक्रीज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच व्हिच इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। बेटा करंट बढ़ाएंगे तो एच बढ़ेगा जो एक्स एक्सिस पे है। एच इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द मटेरियल इंक्रीज, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल का है, मैंने आपको बताया। एंड रीच सैचुरेशन इज डिपिक्टेड फ्रॉम द ग्राफ ए। तो बेटा ग्राफ में ओ से ए तक हमें बताया गया है कि ए पॉइंट पे सैचुरेशन आ जाता है। व्हेन सैचुरेशन इज रीच्ड देयर इज नो पॉइंट इन इंक्रीजिंग द करंट फर्दर। कॉमन सेंस है, सैचुरेशन आ गया तो करंट बढ़ा के भी क्या कर लेंगे। बेटा आ रही है क्या बात समझ में? गेटिंग इट? हम क्या Yes, ये sir. जितना पता है वो समझ आ गया, तो फटाफट से बेटा इसको लिखो, जल्दी से लिख लो, फटाफट फटाफट। लिखने की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। ये ग्राफ भी बना लो। साक्षी, वन। Seriously? Sorry. डन?
बिट्टू डन। ग्राफ में बना रहा था। हाँ बेटा ग्राफ भी बनाओ, ग्राफ बनाना है। तो फिर पता कैसे चलेगा ओ ए का क्या मतलब है? ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स भी बनाने हैं। तो बेटा यहाँ पे लिख लेना साथ में कि ये मटेरियल सेटेड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ये बुक्स में लिखा नहीं मिलता है जनरली कई बार, तो वो गड़बड़ हो जाएगी हमारे, समझ नहीं आएगा। ये एच और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही चीज़ होती है सर इनडायरेक्टली, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेटा इज इट डन? Yes, sir. डन बेटा। Yes, sir. चलो आगे चले बेटा। Yes, sir. चलिए बेटा, आगे क्या किया बेटा? हाँ, when saturation is reached, there is no point in increasing the current further, ये therefore मतलब now ऐसे लिखना, now is the current, so H magnetic intensity also decrease, तो बेटा डिक्रीज किया हमने करंट, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज हुई एट अ पॉइंट व्हेन H इक्वल टू 0, B इन y एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा जब H 0 हो गया तभी B 0 नहीं हुआ। दिस इज इंडिकेटेड बाय AB लाइन से इंडिकेट किया गया है बेटा, इसे हीट घट नहीं रहा वो। द वैल्यू ऑफ H एट B इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, सॉरी ये उल्टा हो गया बेटा, सॉरी ये नहीं बेटा, यहाँ पे बस इसको वैल्यू चेंज करना है। अब देखो ये भी मिस्टेक आ जाती है। द वैल्यू ऑफ एट एच इक्वल टू, बेटा ना, द वैल्यू ऑफ बी एट एच इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेंटिविटी और रिमेनेंस। बात समझ आई कि बेटा आपको? इज दिस क्लियर? Yes, sir. श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बताओ यहाँ तक हमें पक्का सही समझ में आ गया है? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिवर्स द करंट एंड स्लोली इंक्रीज द सेम। बेटा करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके बढ़ाओ। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी टू सी बेटा लाइन। द वैल्यू ऑफ एच एट बी इक्वल टू 0, बेटा बी 0 हो गया देखो यहाँ, तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू होगी उससे आ जाता है कोर्सिविटी। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. पक्का बेटा ये पॉइंट समझ आए सब बच्चों को? कोई भी दिक्कत हो तो बताएं हमें। आगे देखो बेटा, एच करंट इंक्रीज वंस अगेन सैचुरेशन इज रीच, कर्व CD depicts the same, then the current is reduced DE and then reverse edge curve EA। तो ये सारी बेटा कहानी वही है। नॉट द कर्व EA is obtained and it does not trace the old path OA। तो बेटा जो कर्व EA है वो ओल्ड पाथ पर नहीं जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनमें बेटा डिफरेंस आ जाता है, तो इसी को आप स्ट्रेसिस कहते हैं कि पुराना बिहेवियर नहीं चलता है। बात समझ आ गई हमको? थोड़ा भी ठीक से समझ आ रहा है बेटा ये चीज, स्ट्रेसिस ग्राफ या इसका मीनिंग?
यस नो कुछ तो बताएं बेटू। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये आपको करना है। मेरे ख्याल से हो गया होगा बेटा, समझ आ गया होगा तो नोट डाउन करो फटाफट इसको। इज इट डन बेटा? बेटा हो गया क्या? Yes, sir. चलिए बेटा। अगर समझ तो आ गया सबको?
यस सर। पक्का? चलिए बेटा, ये वैसे मैंने बता ही दिया है कि बैकवर्ड करने का क्या तरीका था, ये सारा आपको बता दिया है। बेटा ये देखो, ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं या जो हमें इस चैप्टर में ध्यान में रखने हैं। तो एक तरह से मैग्नेटिज्म एज ए यूनिट अपना बेटा फिनिश होता है यहाँ पे, और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा हमें, नहीं तो हमें कोई भी फ़ायदा होगा ही नहीं। बात समझ आ रही है हम लोगों को? यस सर। हाँ, तो वो अब आप कब क्या कब तक करके बताएंगे, उन सब पे डिपेंड करने वाला है। उसी पे फ़ायदा नुकसान सब अपना उसी पे आने वाला है बेटा। तो ये हो गई बात अपनी इससे रिलेटेड, और आपको मैंने बता ही दिया है अपना पैटर्न और वो सब क्या रहने वाला है। अब बेटा नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो हमारे पास में दो चीज़ें रहेगी, एक अपना ईएमआई बच जाता है बेटा चैप्टर, और एक ना बच जाता है। तो आज अराउंड 20 यू टेक, आराम से भी चलेंगे तो बेटा इट विल टेक टाइम ऑफ 3 मान लो मैक्सिमम है ना, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल चीज। बट मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा क्योंकि अभी बहुत टाइम है बेटा टर्म 1 में भी। वी विल फिनिश 2 चैप्टर्स ऑफ सेकंड आल्सो। ऑप्टिक्स हम फिनिश करेंगे पहले अपना रीजन शुरू करने से पहले फिजिक्स में। तो यू कैन से कि बेटा हम सितंबर तक लगभग पढ़ेंगे अपना, या सितंबर से पहले ही हो जाएगा ये काम अपना। ऑप्टिक्स का जो है वो सितंबर खत्म होने से पहले ही हो जाएगा फिनिश, और ऑफलाइन शुरू होने पे तो शायद और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी जाता है कि आपको लिखने के और सब चीज़ें हुई, उन पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चला ही जाता है, उतना ध्यान भी नहीं दे पाते हो, आधी बार तो पूछते ही रहो क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो एक थोड़ा सा और आपको देखना रहेगा बेटा, है ना। इन एनी वे काम की बात है, ईएमआई एसी 2 चैप्टर बचते हैं बेटा। ईएमआई पढ़ने के लिए मैं पहले ही बताता हूँ हमें प्रीरिक्विजिट रहेंगे कुछ। क्या प्रीरिक्विजिट रहेगा? आपको मैग्नेटिक फील्ड लगभग सब चीजों की वजह से आना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला और डायरेक्शन निकालना, जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं। इसके बिना आगे तकलीफ है, हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो सर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा आने आना चाहिए, रिवीजन करना चाहे पहले अपन, क्योंकि स्टार्टिंग ही यहाँ से है आपके चैप्टर का, मतलब स्टार्ट ही यहाँ से होने वाला है कि क्या चैप्टर में आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा यहाँ पे। तो ये हमें यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि बेटा पूरा चैप्टर जो ईएमआई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है बी डॉट ए, जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। तो जब आपको ऐसा समझो कि बी डॉट ए ही नहीं आ पाएगा, मतलब बी ही नहीं निकालना है, तो बी डॉट ए कैसे करेंगे हम? समझ में आ रहा है क्या? हाँ या नहीं बेटा? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपका मैग्नेटिक। तो मैं रिपीट करूं बेटू क्या क्या चीज आनी चाहिए। देखो मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे, ईएमआई यदि नहीं पुराना याद होता है तो सबसे टफ चैप्टर यही है, और यदि पुरानी चीजें हम याद रखेंगे तो ये आसान बन जाएगा बहुत। तो जैसे वायर मैग्नेटिक सीखा था बेटा, रिंग का सीखा था, रिंग के सेंटर पे एक्सिस पे कितना होता है। उसके अलावा बेटा हमने एक तरह से देखा जाए तो एक बड़े मतलब क्या बोलते उसे, इनफाइनाइट है। हाँ एक टाइप भी बनाया था, उसके लिए भी हमने सीखा था, उसमें बाहर अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के हमने 3-4-5 केसेस देखे। बायोट-सावर्ट लॉ हो गया, एम्पियर सर्कुलर लॉ वाला देखा था बेटा, सोलेनॉइड, हाँ ये कैसे भूल गया मैं, सोलेनॉइड का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉरॉइड, इन सब के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। सब कुछ मतलब ये समझो इन पे डिपेंड करता है। वायर तो वायर एक सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है इनके डायरेक्शन। मैं पहले बोल रहा हूँ डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ईएमआई को हमें जब अच्छा समझना है तो हमें ये दो चीज पे फोकस करना पड़ेगा। ईएमआई में बेटा क्या सीखेंगे मेनली, अभी तक हमने सीखा कि करंट कैरिंग जो वायर होता है उसकी वजह से मैग्नेट का काम करता है बेटा। अब हम सीखेंगे कि क्या मैग्नेट्स में करंट बनाना, क्या समझ रहे हो क्या बात को? तो करंट से मैग्नेट का बेटा ओरिजिनेट ने स्टार्ट किया था, हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। और मैग्नेट से बनाने को किसने बताया? हमारे यहाँ पे बेटा फैराडे का नाम आता है, आप नाम
लेंज का नाम आता है। और 10th में आपने बेसिक पढ़ा हुआ भी है, सभी बच्चों ने बेसिक पोर्शन 10th में पढ़ा हुआ भी है कि मैग्नेट से करंट बनना इज फेराडे लॉ, करंट से मैग्नेट बनाना इज ओरेस्टेड वाला फंडा जो था बेटा। तो इस चैप्टर में पहले हम सीखेंगे कैसे मैग्नेट से आप करंट, मैग्नेट की हेल्प से आप करंट बनाते हैं। एंड ट्रूली स्पीकिंग बेटा ये जो फेराडे इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा जनरेटर प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, याद है क्या, हमें पता है क्या? जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी की वजह से बिजली जनरेट हो रही है बेटा इतनी ज्यादा कि बिजली में हम सेल्फ सफिशिएंट, और पूरी दुनिया बिजली का इतना ज्यादा यूज कर पा रही है, उसके पीछे ईएमआई का बहुत बड़ा योगदान है। तो जनरेटर चैप्टर में हमें सीखना है, जनरेटर की वर्किंग, ये भी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। बाकी मेजोरिटी ऑफ चैप्टर इसी पे चलेगा, क्योंकि यहाँ से हमें करंट निकालना आएगा, हमारे पास फेराडे का लॉ आएगा जो बोलता है कि ईएमएफ मतलब वोल्टेज जो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसका फॉर्मूला होगा d∅dt, मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और फाइव होता है बेटा। तो खेल हमारा सारा यही है। तो हमारे कुछ लेक्चर पे चलेंगे, थोड़ा इंट्रो, उसके बाद हम बेटा अलग अलग चीजें चल रहेंगे, और लास्ट में यहाँ पे एक एलिमेंट सर्किट का और आएगा, इंडक्टर। हम बेटा सर्किट के 2 एलिमेंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? रजिस्टर पढ़ लिया हमने, याद है क्या? और एक एलिमेंट लिया कैपेसिटर। और यहाँ पे बेटा आपके पास में जो अदर एलिमेंट आएगा दैट इज इंडक्टर। इंडक्टर इज अ थर्ड एलिमेंट ऑफ द सर्किट, वी डिनोट इट लाइक दिस, ऐसे सोलेनॉइड बना के डिनोट करते हैं बेटा। एक्चुअल में सोलेनॉइड ही होती है, कॉल इट इंडक्टर एंड इट इज यूज्ड द सर्किट एलिमेंट। तो बेटा इंडक्टर होगा। अब इंडक्टर के बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, वैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस, जिसे एल से डिनोट करेंगे। अब इंडक्टेंस बेटा फिर 2 तरह का आएगा, एक म्यूचुअल और एक सेल्फ। इस तरह का चैप्टर है। तो चैप्टर में मेन क्या रहने वाला है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकाल के हम करंट की कैलकुलेशन करेंगे। करंट क्या हो जाएगा? E/R, वेयर R इज रेजिस्टेंस। तो समहाउ हम बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पहले, फिर उसे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर करंट निकालेंगे। तो हमारा मेजोरिटी ऑफ पोर्शन इस पे चलेगा। इसके अलावा बेटा कोई रोड चल रही है तो उसमें भी करंट प्रोड्यूस होता है, उन सब की चर्चा होगी, मतलब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे आज शुरुआत के 2 लेक्चर। फिर अराउंड 1 लेक्चर में हमारे पास में बेटा ये इंडक्टर वगैरह, और 1 लेक्चर में हमारा जनरेटर वगैरह का बना। तो इस तरह से हमारा चैप्टर टूटेगा। एसी बिकम्स द स्मॉल चैप्टर। एसी में बेटा इतना टाइम नहीं लगता है, आप मान के चलो 3 लेक्चर उसमें जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी खींचेंगे तो 4, मतलब खींच के भी लो तो बाकी 3 में हो जाता है एसी। तो वही 2 से 3 वीक का टाइम लगेगा हमें। मैक्सिमम साइड मैंने बता दिया बेटू 3 वीक्स में हम इजीली दोनों चैप्टर खत्म करके, यदि हम सिलेबस टर्म 1 की बात करूं जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। बट उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ बच्चे ये नहीं सोचे सर टर्म 1 का ही पढ़ेंगे हम तो टर्म 2 नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ टर्म दिसंबर में सीबीएसई ने टर्म के लिए छोड़ा है, दैट कैन नॉट बी कंप्लीट एफिशिएंटली। ये बहुत बड़ी गलती की है सीबीएसई ने कि जो टर्म 2 की सिलेबस छोड़ा है वो 2 महीनों में पूरा नहीं हो सकता इफेक्टिवली। तो वहां पे फिर यदि जो पहले नहीं करेंगे उनको यहाँ पे बहुत भाग दौड़ हो जाएगी, और रिवीजन का तो टाइम ही नहीं मिलेगा यदि मार्च या अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करोगे तो इसलिए हमें वो पहले से प्रिपेयर्ड होके चलना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें कंप्रोमाइज करना ही है। गुड बेटा, इतना समझ आ गया हमको? यस सर। चलिए, ये तो एक छोटी सी बात। अब बेटा अभी इस चैप्टर में अगली बार ही शुरू करूंगा, बट एक छोटा सा काम में जो रिक्वायरमेंट भी है और बेटा काम की जरूरत भी है। सी बेटा जैसे ही ऑफलाइन छुट्टा है मैंने अब तक बच्चों को मना ही किया है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 11th बैच ऑल्सो। ठीक है बेटा, जो भी बच्चे कांटेक्ट में हो या जैसी भी जानकारी हो, प्लीज स्प्रेड द वर्ड। की रिजल्ट भी आ गया मैक्सिमम आज, जैसे आरबीएसई का आ गया, आईसीएसई का भी आ गया है, 10th के रिजल्ट्स आ गए, बच्चों का प्लान भी होगा। तो जैसे भी मतलब बच्चे जानकारी में हो, प्लीज स्प्रेड द वर्ड। अच्छा सर, हमें क्या फायदा है?
देखते हैं यदि अच्छे बच्चे बन जाते हैं और बेटा वी विल बी हैविंग लिटिल बिट गुड अमाउंट जनरेशन, वी विल हैव सम पार्टी। सर बस इतना सा फायदा। और तो क्या बेटा, देखो ऐसे ये ही फायदा हो सकता है। तो कोई भी एक अच्छी पार्टी कहीं भी अपन मान लो कुछ कर लेंगे अच्छा, तो कोशिश करो थोड़ा स्प्रेड करने की। ये तो एक लालच हो गया बेटा, बट इसी लालच के बहाने समझ लो एक थोड़ा ट्राई करें हम कि कुछ बच्चे हमारे स्टार्ट हो पाए बेच वगैरह, क्योंकि अदरवाइज बेटा काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है। पूरा एजुकेशन का जो सेशन है अपना वो काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है पिछले 2-3 सालों से ही, आपको पता है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करें, आप जो भी अच्छा अदर देन दिस अभी वो प्लानिंग है, बट सर्टेनली जैसे बेटा छोटे क्लासेज ऑफलाइन शुरू करते हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वैसे क्वेरीज मेरे पास अभी भी है। दिस ईयर वी आर आल्सो स्टार्टिंग विद 6th 7th एंड 8th क्लास स्टूडेंट्स। हालांकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा 6th 7th 8th क्लास को, बट वी आर हैविंग अदर टीचर्स टू टीच। तो बेटा 6th 7th और 8th की क्लासेज भी हम ऑफलाइन शुरू करेंगे इस बार। स्पेशली बेटा मैथ्स और साइंस पे ही ऑब्वियसली जोर रहेगा। बाकी हाँ, यदि जैसे कोई बच्चे ज्यादा बनते हैं तो वी कैन प्रोवाइड अदर सब्जेक्ट टीचर्स ऑल्सो। अच्छा ये इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है बेटा, तो क्योंकि उनको बेसिक ही पढ़ाना होता है मैथ्स में, तो बाकी साइंस में से होता है तो वो अलग से टॉपिक बताया जा सकता है। दैट इज नॉट अ सर्टेनिटी। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोर्ड, कैसे भी बोर्ड के बच्चे हो चल जाएगा। तो आपकी नज़र में ये भी बच्चे हैं तो आप उनको कांटेक्ट करने के लिए हमें बोल सकते हैं। 6th 7th एंड 8th क्लास के जो भी बच्चे अपने नज़र में रहे, और 11th के तो स्पेशली बेटा आप इन्फॉर्म करें कि हमारे पास 12th का बैच तभी बन पाता है अगले साल जब 11th के बच्चे आते हैं। और व्हाट कैन बी डन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड आई बिलीव बेटा सी माउथ जो व्हाट्स हैपनिंग, नेट बंद हो गया क्या? बच्चों नेट बंद हो गया क्या? हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ एक्चुअली बेटा नेटवर्क चला गया है, टाइम भी देखो कैसा है, यहाँ पे नेट बंद हो गया है ब्रॉडबैंड। एनीवेज, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ बेटा उस पर थोड़ा सा हम गौर करें, क्योंकि सी मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि बच्चे ही, यदि आपको अच्छा लग रहा है आप स्प्रेड करोगे तो किसी को अच्छा वो मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, है ना? क्या बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कुछ? हाँ बेटा, अब मेरा मोबाइल नेट तो बिल्कुल ही नहीं चलता, क्या करें बताओ, कुछ कर ही नहीं सकते। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ बेटा, मेरी बात समझ गए हम। सो आपको एक छोटा सा काम करना है, हैंडल ए लिटिल बिट पब्लिसिटी फॉर अस। छोटा सा मतलब एक ऐसा समझ लीजिए। सुनाई दे रहा है कि कुछ भी? हेलो हेलो। हाँ, तो दैट इज क्लियर बेटा, ये बात समझ आई। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चों की तरफ से कोई अप्रोच आती है, तो अकॉर्डिंगली वी विल, जैसा भी रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ, बट प्लीज ट्राई ऑन दिस आस्पेक्ट, ठीक है? कर सकते हैं इतना तो अपने सर के लिए। अब देखो इसमें भी बोलने में दिक्कत है बच्चों को। चलिए, तो बेटा कोशिश करें हम विल मीट अगेन, ठीक है बेटा? आज फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे हम, और होपफुली एक वीक के बाद तो अपन ऑफलाइन ही मिलेंगे। ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू। अच्छा इसमें से देखना मैं क्या बोल रही थी। हाँ, मैंने साक्षी और उसकी तरफ से पार्टी करेंगे। इसके भी 91 है, तीनों के भी। सबको 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 तुम्हारे बच्चों के कितने हैं? 90 है। सबको 90 है।
रिकॉर्डिंग चालू है।